गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का जो हमारा टॉपिक था फ्रेंडलिंग की मैथमेटिकल इक्वेशन की, जो हमने एडजॉर्प्शन के लिए पढ़ी थी, दैट वी वांटेड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट और टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। आज वही एडजॉर्प्शन हमें सॉल्यूशंस के केस में पढ़ना है, ठीक है। कल वाली जो अपनी इक्वेशन थी और इक्वेशन के साथ साथ जो ग्राफ्स भी थे, उन ग्राफ्स में एक चीज फिक्स थी और मैंने बताया था कि उसमें एडजॉर्बेंट हमने सॉलिड लिया हुआ था और एडजॉर्बेट हमने गैस लिया हुआ था। फिक्स था कि जो एडजॉर्बेंट था वो सॉलिड था, सॉलिड की सरफेस थी, और एडजॉर्बेट हमने गैस लिया हुआ था क्योंकि वहां पर हमने प्रेशर अप्लाई किया। एडजॉर्बेट वाज गैस इन फ्रेंडलिंग इक्वेशन। अब हम एडजॉर्प्शन को पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस में। जब सॉल्यूशंस में पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन तो किसी का भी बनाया जा सकता है। सॉल्यूशन सॉलिड का लिक्विड में बनाया जा सकता है, सॉल्यूशन गैस का लिक्विड में बनाया जा सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड का भी बनाया जा सकता है। सो अब यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इट इज कंपल्सरीली सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड और गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है। मतलब कि कंपोनेंट जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्ब करने वाला सॉल्यूशन का मेन कंपोनेंट वो लिक्विड, और उसके अलावा उसमें गैस डिसॉल्व हो सकती है, सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, कोई भी डिसॉल्व हो सकता है। जो भी डिसॉल्व होगा वो हमें कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगा। हमें पता चल जाएगा कि कंसंट्रेशन कितनी आई है उसके डिसॉल्यूशन से, कितने उसके नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है। यहाँ पर सी से मतलब क्या है, देखो ऑलरेडी हम मोलैरिटी के बारे में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर सी क्या है, नथिंग एल्स बट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एक बार तुम्हें रिमाइंड करा देती हूँ मैं वापस। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होती है, m is equal to n upon v, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, n सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, और v सॉल्यूशन के जितने वॉल्यूम है उनको डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब ये m भी हमारा यहाँ पर c के बराबर है, c is directly equal to m, उसको हमने c लिखा हुआ है because c denotes the concentration of the solution। इक्वेशन वही है, फ्रेडलिक इक्वेशन है, x by m बराबर k c की पावर 1/n या c रेज़ टू द पावर 1/n। यहाँ पर c हमने किसको रिप्लेस करके लिखा है, प्रेशर को रिप्लेस करके। अपने पहले इक्वेशन में x by m इक्वल्स टू k p रेज़ टू द पावर 1/n, ये अपनी पहली इक्वेशन थी, फ्रेडलिक इक्वेशन। इसमें हमने सिर्फ एक चेंज किया है, प्रेशर को हमने कॉन्सेंट्रेशन से चेंज कर दिया है क्योंकि इस बार हमारे पास सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बारे में अगर कोई भी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। हम उसका कॉन्सेंट्रेशन ही कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हमने c लिया, c अपनी इक्वेशन है s y m इक्वल्स टू k c रेज़ टू द पावर 1/n। बाकी सब चीजें सेम है। x क्या था, मास ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या था, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट या मास ऑफ एडजॉर्बेंट। k was a constant, n again a constant, pressure constant था वहां पर, यहाँ concentration constant है, and c is concentration। तो इक्वेशन में क्या आ गई, x by m equals to k c raised to the power 1/n। अब हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर x by m है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अब x by m, और तो अगर इसका लोगरिथम को लेते हैं इस इक्वेशन का, ये ग्राफ इससे रिलेटेड नहीं है, ये ग्राफ अपना दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है। यहाँ पर ग्राफ सेम आया, जो ग्राफ हमने लिया था वो ग्राफ हमने क्या बनाया है, ये ग्राफ जो हमने लिया था वही सेम ग्राफ इसके लिए लिया है। अब इसकी लोगरिथमिक फॉर्म लेने पर log x by m will be directly equal to log k plus 1/n log c। ये सॉल्यूशन के केस में हमारी इक्वेशन
ऑफ एडजॉर्बेट, देखो सॉलिड की जो नेचर होगी वो डिसॉल्व हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, लेकिन गैस की जो नेचर है, गैस की नेचर हम उसको कितना लिक्विफाई कर सकते हैं, कितना इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में कितनी आसानी से उसको चेंज किया जा सकता है, कितनी आसानी से सरफेस के ऊपर स्टिक कर सकती है, वो इसी पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर मैंने सीक्वेंस लिखी है SO2 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन CH4 ग्रेटर देन कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ये सीक्वेंस किसकी लिखी हुई है, कितनी आसानी से इस गैस का एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है, और ये सीक्वेंस किसके आधार पर लिखी है, ये इस आधार पर लिखी है इनके लिक्विफेक्शन के आधार पर, कितनी आसानी से किसी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, उतनी ही आसानी से उस गैस को एब्जॉर्ब कराया जा सकता है। तो जो गैस जितनी आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो गैस उतनी ही आसानी से एब्जॉर्ब कराई जा सकती है सॉलिड एब्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गैस। अब दूसरा पॉइंट अपना आता है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, क्योंकि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट ये दो कंपोनेंट है एब्जॉर्प्शन, तो दोनों के बारे में हमें डिस्कस करना जरूरी है। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट में भी हम सबसे पहले फिजिकल स्टेट पर जाते हैं। फिजिकल स्टेट क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन एप्लीकेशंस जहां पर एब्जॉर्प्शन फिनोमेना को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो अगले लेक्चर में पढ़ोगे, तो वहां पर सॉलिड एब्जॉर्बेंट लिया जाता है, एब्जॉर्बेंट की सरफेस को सॉलिड रखा जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट रखा कि यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली क्या बताना है, फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो गैस का एब्जॉर्प्शन इजीली कराया जा सकता है, ठीक है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा है उतना ही गैस एब्जॉर्ब कराई जा सकती है। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। देखो फिजिकल स्टेट मेटल सॉलिड होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट वन मेटल दैट इज मर्करी, उसको छोड़ के बाकी सब सॉलिड होते हैं। यहाँ मैंने सभी सॉलिड मेटल के नाम लिखे हुए हैं, पैलेडियम लिखा हुआ है, प्लेटिनम लिखा हुआ है, गोल्ड लिखा हुआ है, निकल लिखा हुआ है, सबके सब सॉलिड मेटल। फिर भी यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखी हुई है, तो वो सीक्वेंस कैसे लिखी हुई है कि हाउ मच इज द हार्डनेस ऑफ द मेटल कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली मेटल कितनी हार्ड है। पैलेडियम इज हार्डेस्ट अमंग्स द प्लेटिनम, गोल्ड एंड निकल, इन सब में सबसे ज्यादा हार्ड पैलेडियम होती है। तो इसलिए पैलेडियम की सरफेस पर एब्जॉर्प्शन की एक्सटेंट सबसे ज्यादा है, x/m की वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्लेटिनम आएगा कंपैरिजन में, तीसरे नंबर पर गोल्ड आएगा, चौथे नंबर पर निकल आएगा। फिजिकल स्टेट यहाँ पर भी मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ, ब्रैकेट में लिख देती हूँ दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉलिड एब्जॉर्बेंट्स। सॉलिड एब्जॉर्बेंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो जितना हार्ड कोई मेटल होती है उतना ही इजीली उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन कराया जा सकता है। जैसे जितना भी लिक्विफाई हुई गैस हो जाती है उतना ही आसानी से उसको एब्जॉर्ब कराया जा सकता है, और जितना सॉलिड सरफेस होती है किसी भी एब्जॉर्बेंट की उतना ही इजीली उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन कराया जा सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया को हम यहाँ पर ले लेते हैं और एक डायग्राम की हेल्प से मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये डायग्राम हमारा पहले दिन से चल रहा है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हुए हैं सॉलिड की सरफेस पर, और ये सरफेस मैंने इतनी बनाई। अब यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब हुए हैं इस सरफेस के ऊपर ये हमें दिखाई देगा। दोनों में कंपैरिजन करके तुम अपने आप बता सकते हो कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे ज्यादा है। देखो इस सरफेस पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर सरफेस का एरिया ज्यादा है, यहाँ सरफेस का एरिया लिमिटेड है, छोटा है, तो एब्जॉर्प्शन भी लिमिटेड है, गैस का जो अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है वो भी लिमिटेड है, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x/m। हम डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो किसका, एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x/m। जितना एब्जॉर्प्शन होगा वो इस पर भी डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया कितना लिया है। अब इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, दे कंपेयर वन एब्जॉर्बेंट ओनली, वो तुम्हें क्या बोलेंगे, कोई दूसरा एब्जॉर्बेंट नहीं लेंगे, एक ही एब्जॉर्बेंट लेंगे। वो तुम्हें बोल रहे हैं कि पैलेडियम we have taken in the form of solid palladium and palladium we are taking in the form of powdered palladium, or nickel we are taking in the form of solid nickel, or nickel we are taking in the form of granules of nickel, in which case the absorption will be high। तो जो सेकंड केस है जहां पर हमने ग्रेन्यूल्स लिए
जहाँ पर हमने पाउडर लिए हैं तो पाउडर लिए हमने क्या इंक्रीज कर दिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। जैसे यहाँ पर ये सॉलिड था, ये सॉलिड कंपोनेंट था, अब हमने इसको पाउडर बना के हमने इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। अब सारे पार्टिकल गैस के कांटेक्ट में आने लगे जो कि पहले नहीं आते, पहले अंदर वाले पार्टिकल गैस के कांटेक्ट में नहीं आते, अब सारे पार्टिकल गैस के कांटेक्ट में आने वाले। तो सरफेस एरिया जितना इंक्रीज किया जाएगा उतना ही एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट। these conditions are specific for the solids and this condition is specific for the gas। हमने गैस और सॉलिड को क्यों स्पेसिफाई किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन एप्लीकेशंस, यूजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन आर इन केस ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स, इसलिए हमने उन दोनों को स्पेसिफिकली स्टडी किया। नाउ कम टू द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर कोई अलग पॉइंट नहीं है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर वही है जो हमने अभी समझा था एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में। जैसे जैसे प्रेशर में चेंज किया जाता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वैसे ही चेंज होती है। जैसे यहाँ पर मैंने फिर वापस से वही डायग्राम बनाया जो फ्रेंडली का डायग्राम था वही बनाया, x by m और प्रेशर। अगर प्रेशर लो है तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी लो रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बट लो रहेगा। प्रेशर थोड़ा सा मीडियम आता है तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सडन इंक्रीज हो जाता है। और जैसे प्रेशर हाई की तरफ चला जाता है, दिस इज हाई प्रेशर, अगर हाई की तरफ चला जाता है तो हाई की तरफ जाने पर वो कांस्टेंट हो जाता है। तो मतलब जो हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो मीडियम प्रेशर रिक्वायर करता है। मीडियम प्रेशर में सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, लो प्रेशर में बढ़ता रहता है बट एक हाईएस्ट लिमिट तक नहीं पहुंच पाता। ये अपना लो प्रेशर, ये वही सेम प्रैक्टिस का है जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं एक लिमिट तक ये बढ़ती रहती है और उसके बाद अगर फिर से प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो जाती है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट दैट इज इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर। और ये इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर से हम एक चीज अब तक समझे हैं अब तक के लेक्चर में कि जब टेंपरेचर जितना बढ़ाया जाता है उतना ही स्पीड हो जाएगा, स्पीड भी होगा अपना प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, उतना ही तेजी से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने दो ग्राफ बनाए हैं, दो ग्राफ में ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ और ये केमिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ कंसंट्रेशन कांस्टेंट करता है, V इज कांस्टेंट। एक साथ सभी वेरिएबल्स को स्टडी नहीं किया जा सकता, तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लेकर चलना पड़ता है। यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और टेंपरेचर को इंक्रीजिंग हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि जब टेंपरेचर अपना लो है, ये 0 है, यहाँ 0 से स्टार्ट है, जब लो टेंपरेचर है तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई रहती है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने कार का एग्जांपल कल दिया भी था कि अगर कार स्टार्ट नहीं है तो डस्ट चिपकती चली जाएगी, लेकिन अगर कार को स्टार्ट किया हुआ है, गाड़ी चल रही है तो डस्ट नहीं चिपक पाएगी। तो टेंपरेचर अगर हमने इनिशियली एक्सटेंट जितना टेंपरेचर कम होगा वहीं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम टेंपरेचर बढ़ाते जा रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होती चली जाएगी और हाई टेंपरेचर पर मिनिमम हो जाएगी, लोवेस्ट हो जाएगी, ये सबसे कम है। ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक, और ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अपनी यहाँ तक। ठीक है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में प्रेशर कांस्टेंट रखने पर टेंपरेचर जितना बढ़ाया जाता है एब्जॉर्प्शन के एक्सटेंट उतनी ही कम हो जाती है। दूसरा इधर आओ, ये केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए है और उस टाइम भी मैंने मेंशन किया था केमिकल एब्जॉर्प्शन इनिशियली प्रोडक्ट बनने तक टेंपरेचर बढ़ाने पर इंक्रीज करेगा, लेकिन एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद केमिकल एब्जॉर्प्शन दोबारा इंक्रीज करेगा। उसके बाद अगर हम टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम टेंपरेचर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ ग्राफ में देखो x by m और टेंपरेचर, जब टेंपरेचर लो है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी मिनिमम कम है, सबसे कम। टेंपरेचर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ी, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक पहुंच गई। उसके बाद भी हमने टेंपरेचर बढ़ाना कंटिन्यू रखा, टेंपरेचर इंक्रीज करते ही जा रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्रैक्टिकली होता क्या है कि यहाँ तक अपना प्रोडक्ट बन चुका होता है और अब अगर हम टेंपरेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट
वापस से डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देगा, रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम पर चली जाती है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, इनको समझना है क्योंकि उनके एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट